अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। बोर्ड के ऊपर दो जुमले लिखे हुए हैं। अगर आप देखें, दे अराइव्ड एट होम इन इवनिंग। दूसरा जुमला लिखा हुआ है, दे अराइव्ड एट होम व्हेन इवनिंग केम। इन दोनों जुमलों के अंदर बहुत मामूली सा फर्क है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? आए हम देखते हैं। अगर आप इस जुमले को देखें, दोनों का मतलब एक ही है। बट अगर आप इस जुमले को या इन दोनों जुमलों को डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि दे ये हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास वर्ब हुआ, और उसके बाद इन इवनिंग अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो आपको टाइम के बारे में बता रहा है, राइट। और ये इन इवनिंग किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक एडवर्ब है। और किस किस्म का एडवर्ब? क्योंकि इसका ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है और ना ही हमारे पास इसके अंदर इसका अपना कोई वर्ब है, या इसका हमारे पास अपना कोई प्रेडिकेट नहीं है। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। इसी दूसरे जुमले को अगर आप देखेंगे, दे अराइव्ड एट होम व्हेन इवनिंग केम, वही बात हो गई, सारा कुछ तो वही है, बट व्हेन इवनिंग केम। अब इस जुमले के अंदर इवनिंग जो है वही जो सब्जेक्ट काम कर रहा है। व्हेन इवनिंग केम ये पार्ट आपको वंस अगेन मॉडिफाई कर रहा है किस चीज को? वर्ब को। बट इसके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है और अदर देन दैट इसके पास अपना एक प्रेडिकेट भी है। सब्जेक्ट हमारे पास इवनिंग और व्हेन केम, यानी कि प्रेडिकेट हमेशा उस पार्ट को कहा जाता है जो सब्जेक्ट के अलावा हो। तो इसमें सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास केम या व्हेन केम, ठीक है, दोनों। और सब्जेक्ट हमारे पास ये है इवनिंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास अपना इसका अलग सब्जेक्ट भी है, एंड अदर देन दैट इसी जुमले के अंदर हमारे पास इसका अपना एक प्रेडिकेट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये भी एडवर्ब तो हुआ है, बट क्लॉज। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ है कि फ्रेज हमेशा जुमले का वो हिस्सा होता है। टाइप्स हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। आज हम जाएंगे क्लॉज की तरफ, और क्लॉज की कुछ टाइप्स की तरफ भी हम आज जाने की कोशिश करेंगे। देखें, क्लॉज जुमले का वो हिस्सा होता है जो आपको या तो एक मुकम्मल जुमले की तरह एक मीनिंग देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक छोटा सा जुमला लिख लेता हूं, आई प्ले क्रिकेट। तो ये एक जुमला है, ठीक है। बट बिकॉज आई लव इट। अच्छा जी, अब क्या हुआ? अब इसके अंदर जुमला तो एक है, पार्ट इसके अंदर हमारे पास दो हो गए। आई प्ले क्रिकेट, ये भी हमारे पास एक क्लॉज हुआ, और बिकॉज आई लव इट, और ये भी हमारे पास एक क्लॉज ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास अपना एक सब्जेक्ट भी है, अपना एक प्रेडिकेट भी है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। बिकॉज इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आगे इस सेशन के अंदर बात करते हैं। तो क्लॉज हमेशा इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own predicate and its own subject, जिसका अपना सब्जेक्ट भी हो, जिसका अपना प्रेडिकेट भी हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी दो चीजें होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल। हमेशा उस क्लॉज को कहा जाता है, इन अदर वर्ड इसको आप ये भी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि इट डजंट नीड द हेल्प ऑफ एनी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग। जैसे आई प्ले क्रिकेट। अच्छा जी, एक दूसरा हमारे पास होता है डिपेंडेंस, डिपेंडेंट क्लॉज। ये भी क्लॉज ही होता है, बट ये डिपेंडेंट क्लॉज उस क्लॉज को कहा जाता है विच नीड्स द हेल्प ऑफ एनी अदर क्लॉज टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग।
कि अपना पूरा पूरा मतलब जाहिर करने के लिए इसके लिए एक दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। बोला वो कौन सा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे बिकॉज आई लव इट, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं, क्योंकि ये मुझे पसंद है। क्या चीज? अब इसका मुझे पता नहीं है, मतलब तो जाहिर हो रहा है, बट इट इज नॉट गिविंग यू कंप्लीट मीनिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्मॉलर पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस। बड़े से जुमले का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज किसको कहा जाता है? कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, that has its own subject and predicate, and sometimes it can stand alone as a sentence as well. जो कई दफा खुद भी, जैसे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज की मिसाल, तो अगर ऐसा सेंटेंस या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बजाते खुद आपको एक मुकम्मल मीनिंग देता है और उसके लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वो क्लॉज जिसको अपना मतलब जाहिर करने के लिए किसी और क्लॉज की हेल्प लेनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट, तो ये तो हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशन, उसके बाद कुछ टाइप्स। आगे हम जो है मजीद इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास क्या चीजें हैं। तो इसमें हमारे पास एक जुमला है, आज लिखते हैं आई लव टू स्पीक इंग्लिश। इसी तरह दूसरा जुमला हम लिखते हैं आई लव व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर आप दो जुमला पहले वाले जुमले को देखेंगे, आई लव टू स्पीक इंग्लिश, टू स्पीक इंग्लिश जो है ये हमारे पास एक, मैंने आपको बताया कि फ्रेज है। क्यों? क्योंकि इसका अपने लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका अपने लिए कोई प्रेडिकेट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास पार्ट हुआ है फ्रेज का। ठीक है, अच्छा जी, अदर देन दैट दूसरा जुमला अगर आप देखेंगे व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट भी है और उसके बाद आपके पास इसका अपना एक प्रेडिकेट भी है, स्पीक इंग्लिश, राइट। अच्छा जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्लॉज है। अच्छा, ये बात। दूसरी बात, इन्हीं दो जुमलों को देखें, हमारे पास जो ये पार्ट है टू स्पीक इंग्लिश, ये क्या चीज है? ये वर्ब है। किस चीज का वर्ब है? लव का। और ये काम करता है एज द नाउन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास हुआ है नाउन फ्रेज। अच्छा जी, दूसरे जुमले को देखें, व्हेन आई स्पीक इंग्लिश, आई लव व्हेन आई स्पीक इंग्लिश। सब्जेक्ट भी है आपके पास, इसका प्रेडिकेट भी है, बात खत्म हो चुकी है। बट यही जुमला आपके पास काम कर रहा है किस चीज का? एज ए नाउन ऑफ व्हाट? ऑफ द लव। तो इस वजह से इसको आप क्या बोलेंगे कि ये नाउन क्लॉज। सो नाउन क्लॉज हमेशा उस क्लॉज को कहा जाता है जो जुमले के अंदर एज अ नाउन काम करता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ। अच्छा जी, नेक्स्ट जुमला हम देखते हैं, आई expect to get prize। और दूसरा जुमला, I expect that I shall get a prize। Once again, वही तरह जुमला है। So I expect to get a prize। To get a prize is a phrase and it is functioning as the noun of the as the verb of the word expect। ठीक है, और and other than that it is also functioning as a noun। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं phrase। and that I shall get a prize, once again you are having a subject and a predicate, and other than that it is functioning as the verb of expect and it is known as the noun।
ऑफ द नाउन क्लॉज, राइट। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास नॉन क्लॉज है। आई होप इट इज क्लियर। इसकी दूसरी किस्म जो हमारे पास है, आज हम उसकी तरफ जाते हैं। हम यहां पर वंस अगेन दो जुमले लिखते हैं। एक बंदा है, उसका नाम आसिफ। आसिफ लव्स द गर्ल विद ब्लू आइज। ब्लू आइज वालों के साथ तो वालियों के साथ तो समझते हैं ना। अच्छा, अब दूसरा है सेंटेंस, आसिफ loves the girl who has blue eyes। अच्छा जी, अब यहां पर दोनों जुमलों को एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं और आप देखते हैं कि आसिफ loves the girl with blue eyes, the girl with blue eyes। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, किसके बारे में? आप देखें, मुझे बताएं कमेंट में कि किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। एंड द सेकंड वन, द गर्ल हु हैज ब्लू आईज। अच्छा जी, अब अगर हम पहले वाले सेंटेंस के पहले इस पार्ट को देखेंगे तो ये फ्रेज है, बट किस किस्म का फ्रेज है? क्योंकि ये आपको मॉडिफाई कर रहा है एक बंदा, और जब आपको एक बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो उसको तो आप हमेशा एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव हम कभी नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। बात ये है एडजेक्टिव फ्रेज क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो इसका कोई अपना सब्जेक्ट है और ना ही इसके अंदर इसका अपना कोई प्रेडिकेट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज नंबर वन। अब दूसरे जुमले को देखेंगे। सो द गर्ल हु हैज ब्लू आईज, द गर्ल हु हैज ब्लू आईज। तो इसका आपके पास एक सब्जेक्ट भी है और दूसरा इसका अपने पास एक प्रेडिकेट भी है। दिस इज वाई आप इसको क्या बोलेंगे कि ये एक क्लॉज है, बट कौन सा क्लॉज है भला? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को, एक सब्जेक्ट को। यानी कि एडजेक्टिव हमेशा, बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं हमेशा सारे टीचर्स से कहता हूं कि बच्चों के लिए चीजों को आसान बनाए, मुश्किल ना बनाए चीजों को। बट आप लंबी चौड़ी डिफिनेशंस मैं नहीं करता हूं, मैं टीचर्स को भी हमेशा मना करता हूं। अच्छा, तो मैं कहता हूं कि एडजेक्टिव हमेशा उस लफ्ज को कहा जाता है या उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहा जाता है जो आपको किसी चीज के बारे में, चीज का मतलब इट मस्ट बी अ सब्जेक्ट, अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में आपको हमेशा के लिए कोई भी लफ्ज या कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उसको आप बोलते हैं एडजेक्टिव, जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। हमेशा याद रखें कि जब भी डी ए और जे के बीच में आ जाएगा तो वो डी हमेशा साइलेंट होगा। जैसे आप इसको बोलते हैं ना, फलाना बंदे को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट नहीं बोलेंगे, एडजस्ट बोलेंगे। एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे, एडजस्टमेंट बोलेंगे। डी विल बी साइलेंट व्हेन इट कम्स बिटवीन ए एंड जे। चलो जी, वो अपने लिए एक बहस है, इसके लिए हम इंशाल्लाह अपना एक और लेक्चर करेंगे। अच्छा जी, तो एडजेक्टिव क्लॉज दो मुश्किल चीजें नहीं है। क्लॉज तक आपको पता चला, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। एंड समटाइम्स इट इज a sentence by itself, or sometimes it is a smaller part of a longer sentence। क्लॉज की डेफिनेशन का तो पता चल गया है, एडजेक्टिव का भी तो पता चला है। जब ये दोनों क्वालिटीज आपस में मिल जाती हैं, यकजा हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है, सॉरी। अच्छा जी, हम कहते हैं द मैन विद वाइट बियर्ड is my teacher। अच्छा जी, the man with white beard is my teacher। वो सफेद दाढ़ी वाले जो बंदे हैं वो मेरे उस्ताद हैं। अच्छा जी, तो आप इसके अंदर once again you have no subject and no predicate, this is why it is called an adjective phrase। अच्छा, adjective clause, इसी को हम adjective clause बनाएंगे। so the man
who has white beard is my teacher. अब this is the same sentence, who has white beard. इसका अपना सब्जेक्ट भी है और अपने लिए इसका एक predicate भी है. This is why we say that it is an adjective clause. Let's go ahead. अच्छा जी, हम एक दफा फिर से दो जुमले लिखते हैं. आ जाए वो कौन से जुमले हैं? They left for Peshawar at sunrise. और दूसरा जुमला हमारे पास है they left for Peshawar when the sun rose. अच्छा, अगर आप once again पहले वाले सेंटेंस को देखेंगे at sunrise, तो ये मॉडिफाई कर रहा है किस चीज को? left. ये verb है. ये at sunrise यानी कि वो पेशावर के लिए निकले, but when, कब? At sunrise. Since it is giving you or it is modifying the verb left and it has not any subject or any predicate of its own, it will be called adverb phrase. Number 2, कौन सा है? They left for Peshawar when the sun rose. अच्छा जी, अब इस जुमले को अगर आप देखेंगे, once again ये modify कर रहे हैं किस चीज को? The group of words when the sun rose, modify कर रहे हैं किसको बोला? left को, verb को. और ये तो हमें पता है कि कोई भी लफ्ज, any word, और कोई भी लफ्जों का एक ग्रुप, a group of words that modifies a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. क्लियर हो गई बात? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको मॉडिफाई कर रहे हैं बोला? लेफ्ट को. अच्छा जी, बट इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट द सन, और उसके अलावा when and rose, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरा पार्ट कोई भी लफ्ज होता है, कितना भी लंबा सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा पार्ट मैंने आपको कहा कि वो प्रेडिकेट होता है. तो इसका मतलब ये है कि it is a group of words that has its own subject and its own predicate, and the whole group of words is modifying the verb left. It will be called an adverb clause. An adverb clause. ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं. टीचर्स ने या किताबों ने बहुत सारा इसको मुश्किल बना रखा है, बट ये कभी भी मुश्किल नहीं है. ठीक है. अच्छा, अगला सेंटेंस लिखते हैं. with the umbrella with the broken handle is mine, or the umbrella which has a broken handle is mine. इसके अंदर फ्रेज कौन सा है या एडवर्ब फ्रेज कौन सा है और एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. ये था हमारा आज का लेक्चर, क्लॉज एंड इट्स टाइप्स. क्या क्लॉज क्या चीज होती है? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has its own subject and predicate of its own and can stand sometime alone as a sentence is called clause.
कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो उसका अपना सब्जेक्ट भी हो, उसका अपना प्रेडिकेट भी हो और अकेले में एज ए सेंटेंस भी काम कर सकता हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्लॉज है। सो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having its own subject and predicate and can stand alone in the sentence is called a clause. And clause has two types: dependent and independent clauses. Independent clause does not need the help of any other clause to give it complete meaning, and dependent clause always needs the help of any other of any other clause to give its complete meaning. Yes, number one. Number two, noun phrase and adjective phrase and an adverb phrase. इन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सी यू सून। गुड बाय।